में हुई क्रांति के बाद हालात वहां किस तरह के? वहां के लोगों ने ओली सरकार को तो हटा दिया, लेकिन जो नई सरकार को लेकर जो उनकी सोच है वो क्या है? काठमांडू के लोगों से न्यूज 18 के रिपोर्टर आनंद तिवारी ने बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जरा आपको सुनवाएं। नेपाल के काठमांडू में मौजूद हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा भाट-टिंडा जो सुपर मार्केट है, आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। ये भी जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये नेपाल का काठमांडू का सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पे लगातार जारी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी यहाँ की कट गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मदद कर रहे हैं ये मलबा हटाने में यहाँ पर, और टीमें जो हैं वो भी यहाँ पे राहत बचाव की यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय शख्स हमारे साथ हैं। सर, ये सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता है? नहीं, इनका सुपर मार्केट तो नेपाल अधिराज्य में 25-26 सुपर मार्केट है इनका। अभी इस हमारे इलाके में सबसे बड़ा यही है। ये बता रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप जो यहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो दरवाज़ा है उसको बिल्डिंग किया जा रहा है यहाँ पर, और जमकर तोड़फोड़ जो है सुपर मार्केट में की गई थी। इसे बनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। यहाँ पर आम लोगों के बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए लोग यहाँ पर काठमांडू के यहाँ पर आते थे और ये काठमांडू का सबसे बड़ा सुपर मार्केट बताया जाता था। आप देख सकते हैं क्या हालत इसकी हो चुकी है। पूरी तरह से एक तरीके से जल के राख हो चुका है। कितनी बड़ी ये इमारत थी, कितनी बड़ी ये प्रीमाइसेस थी जिसमें कि आग लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी लगातार राहत बचाव का काम जो है, यहाँ पे जो यहाँ पे मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। तो ये अब मंजर है जो घटना हुई, जो तबाही मचाई गई, जो उग्र आंदोलन हुआ उसकी चपेट में ये मॉल भी आया था। कैमरा पर्सन जुगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। नेपाल में तख्ता पलट हुआ और अब नेपाल की जनता एक नया प्रधानमंत्री चाहती है। उस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ देवेश झा हैं, एक सीनियर सिटीजन हैं और ये नेपाली हिंदू हैं। सर, आप काफ़ी लंबे वक्त से नेपाल में रह रहे हैं, आपकी 7 पीढ़ी नेपाल में रही हैं। अब आप कैसा नेपाल देखना चाहते हैं आज के दौर का, 2025 का? देखिए, 62-63 के आंदोलन के बाद जो यहाँ नया संविधान बना जिसमें गणतंत्र वगैरह आया, तो उसमें जो आंदोलन का मांग ही नहीं था हिंदू राष्ट्र, तो उसको हटा दिया गया और यहाँ धर्मनिरपेक्ष इसको घोषित कर दिया गया। अब ये विवादास्पद रहा है शुरू से। संविधान सभा को संविधान लागू करने से पहले संविधान में ये व्याख्या था उस समय के अंतरिम संविधान में कि जो भी संविधान बनेगा उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा, और भेजा गया, जिसमें 96% से अधिक हिंदू राष्ट्र के पक्ष में सपोर्ट आया था। ये मैं एकदम ऑफिशियली कह सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति इसमें संलग्न थे, जो अधिकारी इसमें संलग्न से, व्यक्तिगत रूप से मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो जो प्रस्ताव वगैरह आया था, वो जो राय संकलन आया था, उसको खोला ही नहीं गया, वो अभी भी बंद रखा हुआ है। तो नेपाल का जो अपना मूल पहचान था वही समाप्त हो गया है। इसलिए नेपाल में अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये उत्पात और ये वो, इसमें लोगों को बहुत सारे कारण दिख रहे हैं। किसी को भ्रष्टाचार लग रहा है, किसी को बेरोजगारी लग रही है, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि मूल रूप से हम धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। अब धर्म है ही नहीं, ठीक है, धार्मिक विचारधारा नहीं चलाने का है। तो जब से ये धर्मनिरपेक्ष की बात आगे बढ़ी, तब से नेपाल का जो मूल भावना था, जो एक त्याग की भावना, जो एक समर्पण की भावना थी, ठीक है, वो समाप्त होते चला गया। लोग स्वार्थी होते गए। परिणाम ये हुआ कि अब इसमें दोष किसे देंगे? बिना पैसा दिए वोट नहीं मिलता है, तो नेताओं को पैसा चाहिए। अब पिछले चुनाव में जितना खर्च किया, फिर अगले चुनाव में उससे दुगुना चाहिए। तो ये एक चक्र शुरू हो गया। तो इस चक्र ने भ्रष्टाचार को स्थापित किया। अब नेताओं को पैसा चाहिए, तो वो उनके पास जो राजनीतिक नियुक्तियां देने की क्षमता है, तो वहीं से वो पैसा लेंगे। तो जो नियुक्त होके जाएगा फिर वो पैसा उसको चाहिए। तो इसमें पहला दोषी कौन है, अगर अब इसको खोजना शुरू करेंगे तो ये जटिल है। बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो नेपाल में फंसे हुए हैं और इन लोगों की वतन वापसी अब होने लगी है। भारत के हजारों लोग नेपाल की हिंसा में फंस गए थे, धीरे धीरे देश लौट रहे हैं। उनसे हमने बात की और ताजा हालात किस तरह की, सिचुएशन क्या है, उसके बारे में उनसे इंफॉर्मेशन मिली, सुनाते हैं। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है। काठमांडू से दिल्ली आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है। हमारे साथ दोनों
गुलशन जी, क्या हालात है काठमांडू में, कैसी स्थिति में आप निकले? हालात तो हमें निकलने के लिए हमने एक दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, लेमन ट्री होटल। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ से जो XPM का हब सिखाया गया ना, वो आधा पौना हाइट से देख रहे थे उसको चलता हुआ। एक बार वो जलाया गया, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया उनको ले जाने, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। जब दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया तो भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पूरे घर को जला दिया गया। जब ये अचानक से सब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अगर आप लोग को पता चला कुछ, या आप लोग को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? हम पशुपतिनाथ मंदिर से होके आ रहे थे, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम वापसी आए मंदिर से, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। हमने अपना साइड से गलियों में से अपनी गाड़ी निकाली, अपने होटल पहुंच गए। फिर 2 दिन हम होटल में ही रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है। हमारे तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही मतलब ये जो आग लगी है, सब जो कुछ जलाया गया। माहौल सुधर रहा है। जो लोग वहाँ से आए हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं इनके होटल के ठीक बगल में ही जो PM हाउस था उसको आग के हवाले किया गया। इन्होंने वो सारी तस्वीरें भी खुद देखी है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां टेंशन है। नेपाल की जो ताजा हिंसा है भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं। अंदाजा लगाइए आप, इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल हो रही, जांच हो रही, क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की 4 दीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। वहाँ की जेलों से काफ़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। जाहिर है इनमें हर तरह के अपराधी हैं और दोबारा पकड़े जाने के डर से इनमें से अधिकांश कैदी सीमा पार कर भारत आने का प्रयास करेंगे। सघन चेकिंग अभियान चला करके ऐसे तत्वों को पकड़ना सुनिश्चित करती है। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुम्पका जेल से, 1,200 नक्खू जेल से और 1,100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल
नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे।